पता था उस वक्त आपको कि इमरान और यामी भी इस फिल्म के हिस्से हैं? जब आप जानते हैं कि इस तरीके के एक्टर्स हैं तो आप अपनी तैयारी और मजबूत कर लेते हैं। ऑफ स्क्रीन किस तरह की बॉन्डिंग हुआ करती थी आपकी? ऑन स्क्रीन तो हमने देख ली। ऐसे कैसे करूँ, आप जैसा अच्छा करती हैं। तो मैंने बहुत टाइम यूज किया उनका। इमरान एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। वो इस तरीके के इंसान है जो बहुत ही सहजता से आराम से चीजें कर जाते हैं और आपको लगता है कैसे कर दिया। साउंड वाले ने मुझे आके बोला कि आप थोड़ा सा पानी पी लो। इमरान के साथ सीन हाँ, अपने घर से झूठ बोलकर दिल्ली फ्लाई किया मैंने। तो आपको अपने उस पहले मौके के लिए लड़ना पड़ता है और उस हर मौके के लिए लड़ना पड़ता है जहाँ पर आप अपने आप को साबित कर पाए कि आप कर सकते हैं। जब तक फिल्म रिलीज नहीं हुई थी तब तक मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लग रहा था कि नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त हमारे साथ है मॉडल एक्ट्रेस वर्तिका सिंह, जिनकी फिल्म हक हाल ही में रिलीज हुई है। अब कैसे मिली इनको ये फिल्म और आगे की कैसी रहेगी इनकी जर्नी, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। वर्तिका, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू किरण। सबसे पहले बधाई हक के लिए। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे ये फिल्म मिली कैसे आपको? एक्चुअली फिल्म तक जब तक नहीं मिली थी तब तक मैं भी सोचती थी फिल्में मिलती कैसे हैं लोगों को। और एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपको ऑडिशन करना पड़ता है और उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर अगला राउंड होता है और आप की मीटिंग होती है। आप थोड़ी रीडिंग भी करते हैं स्क्रिप्ट की और फिर ऐसे ऐसे करके सिलेक्शन होता गया। और मुझे याद है कि जब मैंने इस फिल्म के लिए जब मेरे पास ऑडिशन आया था तब मैंने तैयारी इस तरीके से की थी कि मुझे पता था कि ये एक बहुत ही डिमांडिंग कैरेक्टर है और पढ़ते से ही मुझे लगा था वाह, मतलब आई विश कि ये मुझे मिल जाए। और मैंने अपनी जी जान लगा दी थी। मैंने कैरेक्टर का मेंटल स्पेस क्या होगा, किस तरीके से वो सायरा फील करेगी, क्या कहेगी, किस तरीके से बात करेगी। और मुझे याद है कि मैंने अलग से शॉपिंग भी की थी सायरा के लिए। मुझे लगता था कि सायरा इस तरीके के कपड़े पहनेगी, उसके कपड़े में एक, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह से है तो कैसा होना चाहिए, किस तरीके का उसका हेयर एंड मेकअप होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेंटली एंड फिजिकली दोनों मैं चाहती थी कि अलाइन हो जाए मेरा जो पर्सनालिटी है सायरा से। और फिर ऑडिशन दिया। जब मुझे याद है कि मैं अपने डायरेक्टर से मिली थी, ही सेड दैट यू केम एज सायरा एंड व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, तो मुझे लगा उस टाइम पे कि हाँ, अब आधी जंग यहाँ जीत से गए। एग्जैक्टली मामला आगे बढ़ रहा है। पता था उस वक्त आपको कि इमरान और यामी भी इस फिल्म के हिस्से? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे बात पहले से ही पता थी। जब ऑडिशन के एक राउंड बाद ही पता चल गई थी कि यामी मैम हैं, इमरान जी हैं इसमें। और आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप जानते हैं कि इस तरीके के एक्टर्स हैं तो आप अपनी तैयारी और मजबूत कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि अब तो करना ही है। ऑफ जी। स्क्रीन किस तरह की बॉन्डिंग हुआ करती थी आपके? ऑन स्क्रीन तो हमने देख लिया आपकी और इमरान की। तो मैं ये बोलूँगी कि यामी से जो ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग है, मैं बहुत बार ऐसे ऐसे मोमेंट्स में चाहती थी कि बस मुझे कुछ बता दो आप कि और कैसे करूँ मैं, ऐसे कैसे करूँ, आप जैसा अच्छा करती हैं। तो मैंने बहुत टाइम यूज़ किया उनका सीखने में कि अच्छा आपको क्या लगता है, मुझे ये ऐसे कैसे करना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो बहुत मोमेंट्स में उन्होंने मुझे गाइड किया है। बहुत चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं और मैंने उनको बोला भी कि अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो आप मुझे बता देना कि शायद ये मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ। और बहुत मोमेंट्स में उन्होंने हेल्प किए। तो मुझे लगता था कि ऑफ स्क्रीन ना मैं उनको एक गुरु की जैसा ट्रीट करती थी कि अब इनको बैठी हुई हैं तो वो क्या मेंटल स्पेस होगी उनको वो देख करके समझने की और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की। और वेर एज इमरान एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। वो इस तरीके के इंसान है जो बहुत ही सहजता से आराम से चीज़ें कर जाते हैं और आपको लगता है कैसे कर दिया। मतलब कुछ लोग होता है ना कि बहुत ईज़ के साथ चीज़ें करते हैं। और उनके साथ खैर मेरे लाइट सीन्स भी थे तो अच्छा हुआ, हमारी मजाक भी चलती थी, बातें भी नॉर्मल होती थी। उन्होंने बहुत हेल्प की क्योंकि क्या होता है कि
जब आप पहली बार सेट पर जाते हो और इतने बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, तो आपको लगता है कि थोड़े ओवरवेल्म हो जाते हो आप। जो मेरे साथ हुआ पहले दिन, माई हार्ट वॉज रेसिंग सो फास्ट, मतलब इतना कि साउंड वाले ने मुझे आके बोला कि आप थोड़ा सा पानी पी लो। इमरान के साथ सीन था? हाँ, मेरा पहला दिन था। उन्होंने बोला आप थोड़ा पानी पी लो क्योंकि हमें आपके हार्ट बीट सुनाई दे रहे हैं माइक पे। और उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है। यानी कि आई पहला ही सीन आपको थिंक देते हैं इमरान के साथ? एग्जैक्टली, तो मैं थोड़ा सहम सी गई थी, बट देन आई थिंक यू नो व्हाट्स ब्यूटीफुल अबाउट हिम इज दैट ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन। और ऐसा नहीं लगता कि आप किसी बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, थोड़ा डरने की ज़रूरत है या कुछ क्या सोचे। ही इज़ वेरी लाइक चिल, आराम से। एंड देन द वे ही सेड नहीं नहीं यू आर डूइंग रियली वेल, ही एनकरेज्ड मी एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड। सो या। वर्तिका एक्ट्रेस बनने से पहले एक पेजेंट होल्डर रह चुकी है। लखनऊ से आप हो, ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? ये जर्नी की शुरुआत एक आइडिया से हुई जो कि मैंने फेसबुक पर देखा कि मिस इंडिया ऑडिशन कर रहा है लखनऊ में, और एक ख्याल आया कि पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिना जाने समझे कि क्या होता है प्रोसीजर, कैसे होता है। बस मैंने कहा चलो, फेसबुक पे ये आया है, मैंने अपना भर दिया, पूरा सबमिशन कर दिया, और 2-4 सेल्फी थी मैंने अपलोड कर दी। मेरे पास प्रोफेशनल फ़ोटोज़ नहीं हुआ करती थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई मॉडलिंग या कुछ ऐसा इंस्पिरेशन या एस्पिरेशन था ही नहीं मेरा कि मुझे इस तरीके का कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो पहले राउंड में सिलेक्शन हो गया तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा अरे वाह! फिर वो वापस लखनऊ जब आने वाले थे तो उन्होंने कहा कि अब हमें आपकी प्रोफेशनल फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, एक मिड शॉट, फुल लेंथ और क्लोज़अप। मैंने कहा अच्छा ये तो मुझे खिंचवानी पड़ेगी, तो मैं अपने घर से झूठ बोलकर दिल्ली फ्लाई किया मैंने वो फोटोज करवाने के लिए। तो मैंने अपना एक शूट करवाया जिसमें मुझे अपना क्लोजअप पिक्चर दिया, मिड शॉट दिया और लॉन्ग शॉट दिया, और मैं घर से बिना बताए गई थी, सुबह गई और शाम को वापस आ गई। और लखनऊ से दिल्ली से फोटो निकलवाने गई थी? जी। क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो मुझे करना चाहिए, और मेरे पास फोटोज नहीं है लखनऊ में, मुझे पता नहीं था कि कोई मेरी ऐसी फोटोज ले। मैं किसी फोटोग्राफर को नहीं जानती थी, वहाँ पे लोग पासपोर्ट फोटोज लेते हैं। तो मैंने गूगल किया, रिसर्च किया कि कौन कौन लोग ऐसा शूट करते हैं। तो मुझे पता चला 2-4 फोटोग्राफर्स के बारे में। मैंने फ़ोन कर करके पूछा, फिर फाइनली चली गई मैं दिल्ली। अप्लाई किया मिस इंडिया में, वो राउंड भी क्लियर हो गया। फिर फाइनली जब लखनऊ में ऑडिशन हुआ वहाँ से भी क्लियर हो गई। तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं आगे ज़्यादा जाऊँगी, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। लड़कियाँ बहुत तैयारी कर करके आती हैं, 1-1 2-2 साल की ट्रेनिंग लेती हैं पैजेंट में जाने के लिए, बिकॉज पैजेंट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ परफेक्शन। यू हैव टू बी दिस 18 साल की उम्र में भी आपको एक सहजता, शालीनता के साथ बात करनी होती है, आपको ऐसा दिखाना होता है, दिखाना भी नहीं होता है, मैं ये बोलूँगी कि यू हैव टू कम अक्रॉस एज समबडी हु नोज इट ऑल बेसिकली। यू नो, आप इतनी छोटी उम्र में आपको कुछ नहीं पता होता है, आप बस निकले ही हो अपने घर से बाहर। तो फिर मैंने वहाँ से शुरुआत की धीरे धीरे, फिर बॉम्बे आई पैजेंट के लिए, एंड देन एवरीथिंग फेल इन प्लेस। पेरेंट्स का रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्चुअली मैं लखनऊ सरप्राइज तो जैसे नहीं हो शहर गए? से, हाँ, सरप्राइज तो नहीं, शॉक शॉक हो गए। बिल्कुल थोड़े शॉक हो गए थे बेचारे मुझे लगता है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगी, क्योंकि करना नहीं चाहिए। मैंने उनकी परमिशन नहीं सीख की थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो मना ही कर देंगे, तो चुपचाप कर दिया मैंने। और पर पैजेंट जीतने के बाद उनको लग गया कि नहीं नहीं अच्छी चीज़ है ये, मतलब कोई, बिकॉज ही दे ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और लोग अच्छे नज़रिए से देखने लगे। उनको ऐसा लगता है ना कि अरे अच्छी चीज़ें नहीं है ये, मत करो, लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा। बट आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग, इट्स नॉट द सेम एनी मोर, पीपल आर मच मोर ओपन अबाउट एवरीथिंग। तो वो उन सब चीज़ों ने बहुत हेल्प किया। पर हम शायद पेरेंट्स
आपकी भी कुछ ख्वाहिशें होगी पहले, जब आपसे कहा कहा जाता होगा कि आप डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, ऐसा कोई बातें थी जो? मेरे मेरे मम्मी पापा को ऐसा लगा था कि मैं पीएचडी करूँगी, आगे बढ़ूँगी, क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ पढ़ रही थी। तो उन्होंने तो एक्चुअली मिस इंडिया करने के 2-4 साल तक तो काफ़ी मुझे बोला कि बेटा ठीक है, अब हो गया ना, मतलब अब वापस आ जाओ, पढ़ाई पे फ़ोकस करो। पर बेटा कहाँ मानने वाली थी। आगे जर्नी चलती गई और जीते गए। अब तो काफ़ी साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, लेकिन जब आप आई थी यहाँ पे, किस तरह का माहौल या किस तरह का सिचुएशन था आपके आसपास? कभी डर लगा, कभी लगा कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? मिस इंडिया के बाद एक ऐसा मोमेंट था। क्या होता है कि जब आप मिस इंडिया जीतते हो तो आपको सडनली आप उतने ज़्यादा अटेंशन के लिए रेडी नहीं होते हो, पर आपको मिलने लग जाता है कि आप रेड कार्पेट कर रहे हो, बड़े बड़े अवार्ड्स में जा रहे हो, आपकी शक्ल हर एक मैगजीन के कवर पे है, आप एकदम अचानक से आपकी दुनिया बदल जाती है ओवरनाइट, राइट? फिर एक समय ऐसा भी आता है कि अगले साल वही चीज़ें दूसरी लड़कियों के साथ होती हैं और आप पीछे रह जाते हो। एंड this is the process. This is the process, exactly. So you don't know what to do because then you feel lost in that situation. And that's that turnaround time where you have to figure it out that what you have to do next. और मुझे याद है, मुझे लग रहा था कि मुझे तो मॉडलिंग में भी कुछ काम नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो एक्टिंग इज फॉर मी और नॉट, बिकॉज एक्टिंग तो मैंने सोचा ही नहीं था एक्चुअली उस टाइम पर। तो मुझे लगता था काम कैसे मिलेगा, अब मैं क्या करूँगी। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई थॉट दैट ठीक है वापस जाते हैं, पर फिर वो भी लगता है कि अरे आप बॉम्बे आ गए हो, अचानक से यू हैव बिकम अ नेम एंड देन व्हेन यू गो बैक इट माइट जस्ट फील दैट ओ यू कम बैक होम डूइंग नथिंग, यू नो। तो मुझे थोड़ा लगता था, पर आई थिंक देयर वाज एट 1 मंथ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ऐसा था जब तक मुझे काम नहीं मिला था, क्योंकि आप जब नए होते तो लोग आपको इतना नहीं जानते, कहाँ से काम देंगे वो। फिर धीरे धीरे people started spotting me in certain magazines or somewhere. I started with like really well known designers and then became the face ever since. Yeah, so it's been a journey. कभी ऐसा रहा कि एक्चुअली, क्योंकि मुंबई एक बहुत एक्सपेंसिव सिटी माना जाता है, लखनऊ से आते हो, लखनऊ में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, कभी ऐसा मौका है कि एक्चुअली आपके पास पैसे नहीं और एक एक थॉट आया रहेगा कि मैं यहाँ सर्वाइव कैसे करूँगी, और यू बीन ब्लेस्ड कि नहीं कभी इस तरह का इशू नहीं I आया? have been blessed, actually. I would not deny that. My parents have been very supportive, especially in the beginning. They really took care of me. क्योंकि पहले साल तो खैर आप को एक रेड कार्पेट वेलकम मिलता है जब आप मिस इंडिया जीतते हैं, तो आप आराम से एक अच्छे जगह पे रह रहे हैं, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो उस साल तो सब कुछ अच्छा रहा। पर फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एटलीस्ट आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है बॉम्बे से, तो काम तो नहीं चालू हुआ था पर फिर भी आप शहर से थोड़ा वाकिफ हो गए थे। तो जब मैंने अपने आप से रहना स्टार्ट किया, खुद से रहना स्टार्ट किया बॉम्बे में, तो थोड़ी हेल्प मम्मी पापा ने की और फिर धीरे धीरे मैं खुद संभल गई। और आई थिंक फ्रॉम like the next year I started getting a lot of good work and I've been blessed actually, so then it's been great so far. कमिंग बैक टू योर एक्टिंग जर्नी, कितना वक्त लगा एक पहचान जो आपको मिली है हक से उस सफर तक पहुंचने के लिए? काफ़ी समय लग गया, इतना आसान नहीं होता है। जब लोग कहते हैं कि अरे आप मिस इंडिया बन गए तो अगला स्टेप तो आपका एक्टिंग का ही होगा, इतना आसान नहीं होता है। मतलब मेरे लिए तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं मिस इंडिया के बाद मॉडलिंग करने लग गई थी। फिर क्योंकि यू हैव टू ऑल्सो सस्टेन योर सेल्फ, प्लस आई एन्जॉय मॉडलिंग एज वेल एंड आई एन्जॉय एक्टिंग। सो पर एक्टिंग का जो प्यार है वो मैंने धीरे धीरे डिस्कवर किया, एज अ मॉडल डिस्कवर किया। क्योंकि जब मैं शूट करती थी ना तो मुझे लगता था कि मुझे मज़ा आ रहा है, मतलब ये जब आप कैमरे के सामने होते हो मैं एक अलग ही वर्तिका बन जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता था। और इसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये जो कैमरे के सामने वाली जो जर्नी है ना, थोड़ा इसको प्रोलॉन्ग करना चाहती हूँ और लंबा जीना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि एक्टिंग में आपको किरदार जीने को मिलेगा और इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो फिर मैं ऑडिशंस पे फोकस करने लग गई। तो काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 6-7 साल 8 साल। ऑडिशंस के दौरान कभी ऐसा हुआ कि
कि लोग आपका बैकग्राउंड नहीं जानते, आप एक नॉर्मल लड़की बन के ऑडिशन देने जा रहे हो, और कभी आप उन्होंने आपसे कुछ ऐसे बदतमीजी से बात की हो, या फिर ऐसा कोई किस्सा जो आपके जहन में बैठ गया हो? लकीली लोग काइंड होते हैं ज़्यादा, उनको भी पता होता है कि आप अपनी पहचान बनाने के लिए आगे आए हैं, तो कोई आपसे बदतमीजी तो नहीं करता है अनलेस इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. आई डोंट नो, नेवर हैपेंड विथ मी. आई हैव ऑलवेज हैड गुड पीपल. लकीली आई हैव बीन लकी इनफ टू हैव नाइस पीपल अराउंड मी. नेवर हैड दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. आई नो सबकी जर्नी आसान नहीं होती है, मुश्किल भी होती है. मेरी भी मुश्किल रही है अलग अलग तरीकों से या अलग अलग सिचुएशंस में. पर एटलीस्ट यहाँ पर मुझे कभी किसी ने इस तरीके से बात नहीं किया. हाँ, रिजेक्शंस बहुत मिले हैं. आप ऑडिशंस देते हैं, चीज़ें नहीं वर्कआउट होती हैं. कभी कभी आपको अच्छे ऑडिशंस या सही ऑडिशंस भी नहीं मिल पाते हैं. तो मुझे लगता है कि वो उस तरीके के स्ट्रगल्स रहे हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ऐसे बदतमीजी की हो या कुछ कह दिया हो. हाँ, कभी कभी रिजेक्शंस जब होते हैं वो बड़े ही बेतुके होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि अरे मतलब ये समझ नहीं आया. ये मेरा अगला सवाल होने वाला था हाँ, कि रिजेक्शंस का आपने जिक्र किया है, तो ऐसे कौन कौन सी बातें थी जो आपको आपके बारे में नहीं पता थी लेकिन दूसरों से पता चली? बहुत सारी. मतलब मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री आपको सेल्फ वर्थ आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो बहुत इनसिक्योर बना देगी. क्योंकि it's completely based on how you look and what you can do. Obviously, as an actor, it matters a lot कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. पर ऑल्सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू फिट द बिल. तो मुझे लगता है कि somebody थोड़ा कहना नहीं चाहिए, पर हमारी इंडस्ट्री थोड़ी तो ऑब्सेस्ड है स्किन कलर से. यू हैव टू बी देयर इज अ typical way that people assume that a heroine should look like. They think that, oh, you have to be this white skin looking girl, you know, like who's like this, who's like that. Like it's just, that's the standard parameter of beauty that we have defined for our industry. And फिर लोग आपको ब्रैकेट में डालने लग जाते कि अच्छा वीटिश हो तो आप तो ऐसा नहीं कर पाओगे, अच्छा आप तो मॉडलिंग करते हो तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे. तो वो सारे हर्डल्स थे मेरे साथ. बहुत बार लोगों का माइंडसेट ये भी होता है कि आप मॉडलिंग करते हो तो शायद आपको एक्टिंग नहीं आती होगी. पर आप जब तक मुझे मौका नहीं दोगे आपको पता कैसे चलेगा. तो आपको अपने उस पहले मौके के लिए लड़ना पड़ता है, और उस हर मौके के लिए लड़ना पड़ता है जहाँ पर आप अपने आप को साबित कर पाएँ कि आप कर सकते हैं. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. अब तो हो गई है शुरुआत हक से. किस तरह का इंडस्ट्री वालों से रिस्पॉन्स रहा, और ये ऐसी कौन सी एक कमेंट हो सकता है या फिर ऐसा कोई रिस्पॉन्स हो सकता है इंडस्ट्री वालों की तरफ से जो आपके दिल के हमेशा करीब रहेगी? एक्चुअली फिल्म के आने तक, जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी तब तक मैं बहुत डरी हुई थी. मुझे लग रहा था कि ये मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है. मेरी शुरुआत ब्यूटी पैजेंट से हुई है, एज अ मॉडल हुई है. लोग बहुत आसानी से कह देंगे अरे तो मॉडल है, इसको एक्टिंग नहीं आती है, और या ये इसने अच्छा काम नहीं किया है, ऐसा हुआ है. पर क्योंकि वो एक प्री कंसीव नोशन होता है ना, मतलब वो अज्यूम कर लेते हैं लोग, आपका काम देखे बिना ही अज्यूम कर लेते हैं. और वो मेरे साथ बहुत रहा है, क्योंकि लोगों को लगता था ये तो मॉडलिंग करती है, शायद उसको एक्टिंग करनी ही नहीं है. पर मुझे करनी होती थी. पर मैं कैसे बताऊँ एक एक बंदे को, वो आप कुछ भी सोच कर बैठे हुए हो, आप मुझे टेस्ट नहीं करोगे तो मैं तब तक कैसे करूँगी. तो मैंने फिर कहा कि फाइनली मुझे याद है जब रिव्यूज़ बाहर आए और मैं पढ़ रही थी और लोगों ने मेरे बारे में लिखा था, बड़े बड़े क्रिटिक्स ने मेरे बारे में लिखा, जो न्यूज़पेपर हैं वो लोग रिव्यूज़ करते हैं फिल्म्स की, और इतने ऑर्गेनिक रिव्यूज़, इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये जो लोग बड़े बड़े एक्टर्स के बारे में लिखते हैं, इन्होंने मेरा काम नोटिस किया, इन्होंने मुझे एज सायरा नोटिस किया और उसकी जर्नी के बारे में लिखा है कि कितना कॉन्फिडेंटली जिया है, किस तरीके से उसकी बारीकियों को समझा है और उसको पोर्ट्रे किया है. और यामी और इमरान के साथ अपना ग्राउंड होल्ड करना बहुत स्ट्रांग बात है, क्योंकि जब कोई बहुत स्ट्रांग परफॉर्मर होता है ना, आपको उनका लेवल मैच करना पड़ेगा. आप फिर मीडियोकर बन के नहीं जी सकते हो. यू हैव टू बी, बिकॉज वो यामी और इमरान हैं, वो अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं,
पर जब आप उस सीन में उनके साथ हो ना, तो आपको जो गिव एंड टेक है वो बराबर का होना चाहिए। ये नहीं भी डर होगा, रहता है ना कि कहीं मेरी जैसी सीन खराब ना हो एग्जैक्टली जाए। तो नहीं होगा तो आप सीन खराब कर सकते हैं। और वो लेवल मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड आई वॉज एबल टू डू इट। आई गॉट गुड रिस्पॉन्सेज एंड आई वाज रियली हैप्पी हाउ पीपल अप्रिशिएटेड मी एज सायरा। सो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज मेरे लिए भी ये वैलिडेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहली फिल्म है, आपने अभी अभी अपनी जर्नी की शुरुआत की, और जब कोई ऐसे जानकार लोग आपको कह देते हैं कि नहीं आपने अच्छा काम किया है, तो आपको मोटिवेशन और अच्छा बढ़ जाता है। बिल्कुल। बॉलीवुड में काफ़ी सारी अच्छी बातें भी है, लेकिन कुछ ऊपर नीचे भी होती है। कहा जाता है कि कैंप्स होता है, अगर आपको काम चाहिए तो कैंप्स का हिस्सा होना ज़रूरी है, या तो फलाना ठिकाना सबको दोस्ती होनी चाहिए, पार्टीज में जाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों से मिलो। ओवरऑल आपकी क्या राय है इस पर? मैं डिनाई तो नहीं करूँगी, आपने जो जो कहा ऐसा होता है, और पर मैं ये भी कहूँगी कि अगर मैं नहीं हूँ हिस्सा तो मैं काम छोड़ के तो नहीं बैठ सकती ना, मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो आउटसाइडर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, कैंप्स का हिस्सा नहीं है, कभी ना कभी सक्सेस आती है आपके पास, देर से आती है, आपको मौका मिलेगा, शायद उतनी जल्दी नहीं मिले, क्योंकि आप लोगों को जानते नहीं हैं, आप उस कैंप का हिस्सा नहीं है, उन लोगों के दोस्त नहीं है, सही जगह पे सही टाइम पर नहीं है, पर कभी ना कभी आपका जो है वो आपको ढूंढ ही लेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। इट माइट कम लेट बट इट कम टू यू, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। क्योंकि अगर मैं उस कैंप का हिस्सा नहीं हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, पर मैं जो कर सकती हूँ वो ये है कि मैं अपने क्राफ्ट पर काम कर सकती हूँ, अच्छा ऑडिशन दे सकती हूँ, और उम्मीद कर सकती हूँ कि जो इसको देख रहा है वो मुझे नोटिस करे और अच्छा काम दे। फॉर्चुनेटली यामी और इमरान के साथ आपने काम किया, वो तो किसी कैंप का हिस्सा नहीं है, वो तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए है। Exactly. तो मैं वही कह रही हूँ कि आप नोटिस होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएंगे। तो मतलब छोड़ो मत, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। चलिए चलिए चलिए, और कोई प्रोजेक्ट जिस पर आप बात कर सकती हैं? और सो हक के बाद मेरे पास कुछ कुछ क्वेरीज आई हैं, और बस मैं ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि जो यहाँ के बाद की जो जर्नी हो ना वो अपवर्ड हो, कुछ अच्छा काम करने को मिले। जैसे कि अभी हक में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है काम को, तो कुछ ऐसा मौका मिले जहाँ पर आप थोड़ा वापस अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखा पाएँ, या अच्छी तरीके का स्टोरी हो, कुछ इम्पैक्टफुल हो। तो बस वो इवैल्यूएशन चल रहा है, बट होपफुली समथिंग बेटर विल कम वेरी सून। इस दौरान आपने कोई ऐसे एक्टिंग क्लासेस या वर्कशॉप्स को ज्वाइन किया है जो आपकी एक्टिंग को निखार सके? बिल्कुल, इवन फिल्म के पहले मैंने मेरे डायरेक्टर ने मुझे एक ऑब्वियसली कैरेक्टर रिलेटेड वर्कशॉप के लिए कहा था, वो हुई थी फिल्म के दौरान। और इसके पहले भी मैंने कई वर्कशॉप्स किए हैं, बहुत सारी, क्योंकि मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है, इनफैक्ट मैं अभी आगे भी सोच रही हूँ कि अच्छा आप कौन सी वर्कशॉप की जाए, आप उस हिसाब से देखते हो कि अच्छा अभी आपके पास इतना टाइम है, चलो ये वर्कशॉप कर लेते हैं। क्योंकि एज एन एक्टर आपको कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे सिंगर्स रियाज करते हैं ना अपना रोज गले को ठीक रखने के लिए, एज एन एक्टर ऑल्सो फॉर यू टू हैव दोज इमोशंस इन प्लेस एंड फॉर यू टू बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन द राइट टाइम, यू हैव टू हैव द एक्सेस टू इट। और वो एक्सेस तभी आएगा जब आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझेंगे, जब अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वर्कशॉप्स थोड़ा आपको ना इनेबल करती हैं। खैर वर्कशॉप में एक्टिंग करना और सेट पे एक्टिंग करना बहुत अलग होता है, पर एटलीस्ट टूल्स मिल जाते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ एकदम एलियन कर रहे हैं। Perfect. Vartika, thank you so much for being so nice to me and answering my questions. Thank you, Kiran. Thank you and all the best. Thank you so much. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।